नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज से संबंधित प्रश्न को, जो कि ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 2 तक क्लियर किया है, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें ही पढ़े हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप रीजनिंग भी पढ़ाइए, मैथ चल ही रहा है, मैथ में SI CI परसेंटेज भी पढ़ा दीजिए। ये सब तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप में से जो बोल रहे हैं रीजनिंग भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, साइंस है, सोशल साइंस है, तो सभी सब्जेक्ट को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना करूँगा कि सभी सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो सारा कुछ हम क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो हमको 5 से 6 घंटा आराम से लग जाता है, तो दूसरा वीडियो बनाने का हिम्मत नहीं होता है। कंटेंट तैयार करना, रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, एक्सपोर्टिंग करना, उसके बाद आप तक पहुंचाना बहुत ही लंबे टर्म से गुजरते हैं, जिसके कारण हमको ज़्यादा टाइम लगता है। और कभी कभी नेट समस्या होती है, तो जिसके कारण वीडियो आने में लेट भी हो जाती है। तो मैं सभी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो सारा कुछ हम अलग से वीडियो बना देंगे। आपको वो टॉपिक कहीं पर भी मिल रहा है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है, तो आप उसे पढ़ लीजिए वहाँ से, बशर्ते आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा अपने लेवल का। और साथ ही साथ ये भी कहेंगे, अगर आप टेलीग्राम पर क्विज करते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है। हाँ, अगर आप पढ़े हुए टॉपिक को अगर आप क्विज करते हैं तो आपके लिए वो बेहतर होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है टेलीग्राम पर। इसलिए आप ऐसा कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जो टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो बुक से पढ़िए। आप लूसेंट पढ़िए, सबसे अच्छा है। लूसेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का जीके और जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर कंटेंट मिल जाता है, तो आप उसे रीड कीजिए। कम समय में ज़्यादा चीज़ अगर अचीव करना है आप सभी को, तो खुद से रीड करना पड़ेगा, जिससे कि आप सभी का कंसेप्ट भी बने। होता क्या है, टेलीग्राम पर क्विज तो आप कर रहे, लेकिन वहाँ पर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है उसका सही आंसर क्या है वो आपको मिलता नहीं है। अगर मान लीजिए बाद में आपको रिवाइज करना है तो भी आपको नहीं मिलेगा वो। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बार बार उसे रिपीट भी कर सकते हैं, तो ये सब कह सकते हैं कि आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज एक वीडियो बना दे। अगर वो टॉपिक आपको कहीं भी मिलता है तो आप वहाँ से उसे पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो पार्ट 3 में आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि एवरेज के जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको क्लियर करें। हम थोड़ा कोशिश करेंगे फास्ट चले, आप थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बोले हैं कि 10 बार रिपीट कैसे करेंगे, 10 बार कैसे बनाएंगे, इतना टाइम कहाँ है। तो भाई आपको करना क्या है, अभी आपको तो और कुछ नहीं करना है। 10 बार रिपीट करने में कितना टाइम, 10 क्वेश्चन है, एक बार 1 से लेकर के 10 बार बनाइएगा तो 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका बना हुआ है। फिर से बनाइएगा तो और कम टाइम लगेगा, फिर से बनाइएगा तो और कम टाइम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 बार 4 बार बना लेंगे तो उसे हमेशा के लिए याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 बार 4 बार में नहीं कह सकते हैं कि वो अपने आप में ले पाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको एक बार समझा दें तो वो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, उससे निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उससे आपको बना करके रखना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक प्रश्न को देखेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी टाइप बचे हुए हैं सभी को क्लियर करें। इसके बाद आप सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI पढ़ेंगे। अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी चीज़ पढ़ाए हुए हैं। SI पढ़ना है तो 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को ऐड करके हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आपको CI पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा वहाँ पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपका 18वां नंबर का होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कि किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और नोट करते चलिएगा, सब्जी वाला आया है। कहा जा रहा है कि 20 छात्र, यानी कि
20 स्टूडेंट हैं जिसका कहा जाता है कि औसत आयु 19 वर्ष है। एवरेज एज कितनी है? 19 वर्ष है। अब बताइए टोटल एज कितनी हो जाएगी? जब 20 स्टूडेंट का एज जो है एवरेज एज 19 वर्ष है तो टोटल हो जाएगा कितना? 380 वर्ष हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कल इसको हम क्लियर कर चुके हैं। इसका शॉर्ट प्रोसेस भी जानेंगे, पहले आप लॉन्ग जान लीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है यदि एक नए छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो उनके आयु में, औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र की उम्र बताइए। जब एक स्टूडेंट आ जाता है, एक स्टूडेंट आ जाता है तो कहा जाता है कि औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 19 है, अब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। औसत आयु अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 20, क्योंकि 1 की वृद्धि हुई है और स्टूडेंट भी 1 बढ़ा है। तो यहाँ पर कितना स्टूडेंट हो जाएगा? 21 स्टूडेंट हो जाएगा। तो अब बताइए कि टोटल एवरेज एज तो 20 आ गया, तो टोटल एज कितना होगा? तो 21 दूनी 42, 420 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 क्यों हुआ? क्योंकि एक एक्स्ट्रा न्यू स्टूडेंट आया है, उसके कारण से एज में जो है औसत एज में वृद्धि हुआ है, तो टोटल में भी वृद्धि हुआ है। तो बताइए पहले था 380, अब हो गया है 420, कितना का वृद्धि हुआ है? तो एक स्टूडेंट बढ़ने के कारण कितना का वृद्धि हुआ है? 40 का वृद्धि हुआ है। इसका मतलब 40 वर्ष जो है न्यू स्टूडेंट का एज होगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो है हम शॉर्ट प्रोसेस समझते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा शॉर्ट प्रोसेस में क्या होता है। अगर शॉर्ट प्रोसेस में आपको आने वाले व्यक्ति या फिर जाने वाले व्यक्ति का एज पूछ दे या उम्र पूछ दे तो आप इसे याद रखिए, उम्र इक्वल टू क्या हो जाएगा? उम्र इक्वल टू हो जाएगा समूहों में व्यक्ति की संख्या या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट की संख्या। कितना है? 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समूहों की संख्या, समूहों की संख्या। इसके बाद इसमें गुना करेंगे क्या? वृद्धि, यानी कि एवरेज एज में कितना का वृद्धि होता है या कमी होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर वृद्धि, क्या वृद्धि? औसत आयु में वृद्धि, इसको याद रखिएगा। उसके बाद प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, इसको प्लस कब करेंगे माइनस कब करेंगे वो भी समझेंगे। प्लस या माइनस में क्या हो जाएगा? नया औसत। क्या हो जाएगा? नया औसत। आप सभी इसे नोट करते चलिएगा, नया औसत। इतना काम आपको करना है। अगर एक से अधिक व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? औसत में, नया औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे नया व्यक्ति की संख्या, नया व्यक्ति की संख्या में, या फिर कह सकते हैं नया, ऐसे ही रहने देते हैं, नया व्यक्ति की संख्या में वृद्धि। तो अभी तो केवल एक स्टूडेंट बढ़ा है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका देखिए, आपको इस नए स्टूडेंट का, नए छात्र का एज हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। कितना हो जाएगा? हम बोले कि समूहों की संख्या, तो समूह में कितना स्टूडेंट था? 20 स्टूडेंट था। इसमें वृद्धि कितना हुआ है? 1 की वृद्धि हुई है। पहले 19 था औसत आयु, तो अब 1 बढ़ा है। तो यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, मतलब कि स्टूडेंट का संख्या भी बढ़ा है और औसत आयु भी बढ़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करके, अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस, प्लस गुने प्लस रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस। माइनस माइनस रहेगा तो क्या करेंगे आप? तो भी प्लस करेंगे। अगर प्लस माइनस रहेगा तो आप क्या करेंगे? माइनस। माइनस प्लस रहेगा तो आप क्या करेंगे? माइनस। इसको आप ध्यान में रखिएगा, वहीं प्लस माइनस हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी प्लस हुआ है, यहाँ पर भी प्लस हुआ है, यानी कि वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे। अब नया औसत क्या हो गया? पहले था 19, अब 1 की वृद्धि हुआ है तो नया औसत हो गया 20, ठीक। लेकिन स्टूडेंट कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे 1 बड़ा है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 20 गुने 1 प्लस 20 गुने 1 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो ये तरीका भी आसान है। कब आसान है? जब आप इसे समझ जाएंगे। नहीं तो आप हम कहेंगे
न्यू है तो आप इस तरीका को ही यूज कीजिए, क्योंकि इस तरीका को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, हम आपको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहता है 20 स्टूडेंट का औसत आयु कितना है, 19 वर्ष है। कहता है जब 19 वर्ष है तो एक नया स्टूडेंट आ जाता है, जिसके कारण औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 19 था तो अब 20 हो गया है। तो कहता है नया स्टूडेंट जो आया है उसका एज कितना होगा। तो पहले टोटल एज कितना था 19 स्टूडेंट का, तो 380। क्यों, 20 गुने 19 कीजिएगा 380 आएगा टोटल। उसके बाद 1 की वृद्धि हुआ है तो अब 21 स्टूडेंट हो गया है। 21 स्टूडेंट हुआ है लेकिन औसत आयु में भी 1 की वृद्धि हुई है। तो पहले 19 था तो अब 20 हो गया है। तो अब टोटल एज निकालिएगा तो 21 गुने 20 420 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए पहले 380 था अब 420 हो गया, क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आया है, उसी का एज निकालना है। इसका मतलब है 420 में से 380 माइनस कर देंगे तो एक स्टूडेंट का एज जो न्यू आया है उसका 40 वर्ष आ जाएगा। शॉर्ट प्रोसेस में क्या है, नए छात्र का आयु निकालना हो तो समूहों की संख्या 20 था पहले, उसमें औसत आयु में 1 की वृद्धि हुई है, तो ये औसत आयु है। उसके बाद अगर दोनों जगह वृद्धि हुई है, संख्या में भी और औसत में भी, तो प्लस करेंगे। कमी होगी दोनों जगह तो भी प्लस, एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस तो माइनस, दूसरी जगह माइनस इस जगह प्लस हो जाएगा तो भी माइनस। तो यहाँ पर प्लस करेंगे। उसके बाद नया औसत क्या है, पहले था 19 अब हो गया 20, तो 1 की वृद्धि होने के कारण नया औसत 20 हो गया है। लेकिन कितने संख्या बढ़ा है, तो स्टूडेंट 1 बढ़ा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है आपसे, किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, एवरेज एज जो है 18 वर्ष है। ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक प्रोसेस को समझिए, हम आपको शॉर्ट भी बता रहे हैं, अगर एक बार में समझ में आ जाती है तो आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। कहता है इसमें एक शिक्षक का क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, तो एक टीचर का वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण एवरेज एज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टीचर का एज ऑलरेडी ज़्यादा होगा तो सभी औसत में क्या हो जाएगा, औसत में वृद्धि हो जाएगी। तो कितने की वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब 19 हो जाता है। बताइए जब 19 हो जाता है, 19 वर्ष, तो टोटल अब निकालिए, यहाँ भी टोटल अब निकालिए, यहाँ भी। तो अब यहाँ पर 18 × 54 540 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर 31 ना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक शिक्षक बढ़ गया है। तो 31 × 19 कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 589 हो जाएगा, 589। अब ये बताइए कि एक टीचर का यहाँ पर वृद्धि हुआ है जिसके कारण 31 हो गया है, तो इस एक टीचर के कारण कितना का टोटल में वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे 49 वर्ष का वृद्धि हुआ है। तो 49 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसे दूसरे तरीके से समझिए, मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है, एवरेज एज कितना है, तो एवरेज एज है 18 वर्ष। ठीक, अब बताइए एक टीचर आ जाता है, यही कहा जा रहा है, तो औसत आयु में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो रहा है। तो क्यों हो रहा है 1 की वृद्धि, क्योंकि टीचर का एज ज़्यादा है। अब यहाँ पर सोचिए, तो 1 का जो वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब टोटल में 1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब तो टोटल कितना हो चुका है, 31 हो चुका है। इसका मतलब है सभी में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो टोटल कितना वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहेंगे टोटल 31 की वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 1 का वृद्धि हुआ है। तो इस टोटल के वृद्धि को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 31 की वृद्धि हो जाएगी। बताइए जब 31 की वृद्धि हो जाएगी और ये एवरेज एज पहले कितना था, 18 था, तो 18 तो होगा ही शिक्षक का, लेकिन वो 31 वर्ष और बड़ा होगा, कौन, टीचर होगा। तो यहाँ पर अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 × 1 9 3 × 1 4। इसका मतलब टीचर का एज 49 वर्ष होगा।
एवरेज तो 18 था, एवरेज 18 था, लेकिन टीचर के कारण 31 वर्ष टोटल में वृद्धि हुआ है, क्योंकि एक का वृद्धि एवरेज में हुआ है तो टोटल में 31 का वृद्धि। तो बताइए 18 31 कितना हो जाएगा, 49 वर्ष। इसी को हम शॉर्ट में यूज करते हैं, जो अभी हम आप सभी को बताए कि टीचर का एज जब भी निकालना हो, टीचर का एज क्या करेंगे आप, टोटल संख्या, तो टोटल संख्या है 30, गुना कीजिए एवरेज में कितना का वृद्धि हुआ है तो 1, प्लस कीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस हुआ है, यहाँ भी प्लस हुआ है, दोनों जगह जो है यहाँ भी संख्या में वृद्धि और यहाँ भी एवरेज में वृद्धि, तो प्लस देंगे। नया औसत कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 18 में 1 की वृद्धि हुआ है, 19 हो गया है। कितने टीचर आए हैं, तो 1 टीचर आए हैं, तो देखिए 30 गुना 1 30 प्लस में 19 कितना हो जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगा। तो ये तरीका है इसे बनाने का। अब इसी टाइप में और कुछ आपसे चेंज किया जा सकता है, मतलब और कुछ चेंज करके पूछा जा सकता है, उसको समझ लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 19वां इससे पहले था, इसको हम 20 नंबर कर देते हैं। 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है। एक नए व्यक्ति आ जाता है तो औसत भार में 2 की कमी हो जाती है। तो पहले था वृद्धि और यह है कमी। माफ कीजिएगा, बीच में कॉल आ गया था। 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है। एक नया व्यक्ति आ जाता है तो भार में क्या होता है, औसत भार में 2 केजी की कमी आती है। इसका मतलब है पहले था वृद्धि, अब है कमी। तो प्रोसेस सेम रहेगा। 15 व्यक्ति है, ठीक है, औसत भार कितना है, एवरेज जो है 40 केजी है, ठीक है। अब कहता है एक नया व्यक्ति आ जाता है तो यहाँ पर प्लस हुआ है, तो एवरेज में कहता है कि 2 की कमी आ जाती है, 2 की कमी आ जाती है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति की संख्या बढ़ गया है लेकिन यहाँ पर कमी आ चुका है। हम आपको क्या बताएं, यहाँ पर आप टोटल पहले निकाल लीजिए, तो 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। यहाँ पर आप टोटल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर 2 की कमी हुआ है तो ये हो जाएगा 38। अब 16 गुना 38 कीजिएगा, 16 8 128, 16 तिया 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 2 10, ठीक, 4 1 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 608 हो जाएगा टोटल। अब बताइए ये जो एक कोई स्टूडेंट बढ़ा है या कोई व्यक्ति बढ़ा है, इसका एज कितना होगा, क्योंकि ये 8 केजी ही बढ़ा है। टोटल में 8 केजी का वृद्धि हुआ है लेकिन संख्या में 1 का वृद्धि हुआ है। इसका मतलब नया व्यक्ति का भार मात्र 8 केजी है, इसलिए औसत में क्या हो गया, कमी हो गया है। अब यहाँ पर जो है इसे शॉर्ट से समझिएगा, तो यहाँ पर हम आपको नया व्यक्ति का भार या नया व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, तो समूहों की संख्या 15 है, गुना कितना का वृद्धि या कमी हुआ है औसत में, तो आप कहेंगे 2 की कमी हुआ है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर प्लस देंगे या माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है बढ़ा है, यहाँ पर घटा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक। कितना करेंगे, तो नया औसत को, तो नया औसत है कितना, 38 है। इसमें कितना व्यक्ति आया है या गया है, 1 व्यक्ति। तो अब बताइए यहाँ पर 15 दूना 30 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 केजी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, और माइनस को क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना है। नहीं तो आप यहाँ से सिंपल में समझिए, 15 मान लीजिए कि स्टूडेंट ही है, इसका एवरेज एज कितना है, 40 है, या भार जो है 40 है। एक व्यक्ति आ जाते हैं नाविक, जिसके कारण क्या होता है, औसत में 2 की कमी हो जाती है औसत भार में। तो अब बताना है जब औसत भार में 2 की कमी आ जाएगी तो टोटल में कितना का कमी आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब 16 हो गया है, तो 16 व्यक्ति में 2 का कमी हो जाएगा, तो टोटल 38 का क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा।
बताइए 32 का जब कमी हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले था 40 अब हो गया कितना 32, इसका मतलब 8 का डिफरेंस हुआ है। तो नया व्यक्ति का भार जो होगा 8 kg ही होगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी टाइप पर देखेंगे। आप सभी नोट करते चलेगा, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप सभी थोड़ा कॉन्शियस रहिए, कॉन्शियस नहीं रहिएगा ना तो ये नहीं रहने वाला। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप जो है इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ प्रैक्टिस का चीज़ है। आगे कहता है सुमन के 7 विषय का प्राप्त अंकों का औसत 75 है। सुमन जो है 7 सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 75 है। कहता है यदि उनके विज्ञान को छोड़ दिया जाए तो उनके प्राप्त अंकों का औसत 72 बन जाता है। बताइए इसमें से एक सब्जेक्ट जो होगा साइंस, इसको क्या करेंगे हम छोड़ देंगे तो एवरेज एज कितना बन जाता है, एवरेज मार्क कितना बन जाता है, 72 बन जाता है। तो पूछा जा रहा है कि सुमन द्वारा साइंस में प्राप्त मार्क्स कितना था। अब बताइए साइंस का मार्क्स निकालना है तो सबसे पहले करेंगे क्या, एक सब्जेक्ट निकल गया है तो इसका मतलब यहाँ पर बच गया 6 सब्जेक्ट, तो यहाँ पर टोटल 72 है। यहाँ भी टोटल निकाल लीजिए, यहाँ भी टोटल निकाल लीजिए। 7 गुने 75 ये कितना हो जाएगा, 6 गुने 72। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो साइंस बच जाएगा, साइंस का ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप में हम लोग सीखे। आगे एक और क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं 22 नंबर का। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आगे है किसी कक्षा में 9 छात्रों का वजन जो होगा औसत कितना है, 21 है। ठीक है, 9 स्टूडेंट है, इसका औसत वजन कितना है, औसत भार कहता है कि 21 kg है। ठीक है, 3 नए छात्र के आ जाने से उन सभी का औसत 26 kg बन जाता है। कितना नया स्टूडेंट आता है, 3 न्यू स्टूडेंट आता है, जिसके कारण औसत में क्या होता है कि 26 बन जाता है। इसका मतलब 5 का वृद्धि हुआ है, तो 26 kg नया औसत बन गया है। तो कहता है कि उस नए छात्र का औसत वजन क्या होगा। तो यहाँ पर एक छात्र नहीं आया है, 3 छात्र आया है, तो टोटल 3 के कारण कितना वृद्धि हुआ है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद तीनों का औसत निकालने के लिए उसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल निकाल लीजिए, यहाँ पर भी टोटल निकाल लीजिए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 स्टूडेंट का टोटल मिल जाएगा और एवरेज निकाल पाएंगे आप। हम आपको सिंपल प्रोसेस भी बता देते हैं, यहाँ पर सिंपल प्रोसेस से ये कैसे बनेगा। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीधा एवरेज वेट लिख लेंगे। कितना स्टूडेंट का, 3 स्टूडेंट का, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले संख्या कितना था, 9 था। औसत में कितना का वृद्धि हुआ है, तो 21 5 26, 5 का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर भी स्टूडेंट बढ़ा है, यहाँ पर औसत भी बढ़ा है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब नया औसत कितना हो चुका है, तो 26 हो चुका है। कितना स्टूडेंट बढ़ा है, तो संख्या पहले 1 होता था लेकिन अब 3 स्टूडेंट बढ़ा है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये 3 स्टूडेंट का टोटल भार आ चुका है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों का औसत निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे। तो अब बताइए इसका क्या होगा, 9 5 45 हो जाएगा, प्लस 26 तिया कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, बट्टा 3, 8 5 13, 7 4 11, 1 12, बट्टा में कितना हो जाएगा, 3। भाग दीजिएगा तो ये 41 बार में जो है कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से भाग दीजिएगा 123 में, 3 चौके 12, 3 आएगा। कटने के बाद अगर दिक्कत हो रहा है तो आप सीढ़ी लगा लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर 3 आ चुका है, अब यहाँ पर एक बार में लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 kg। तो इस तरह से आप सभी सोच सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट
टाइप के प्रश्न की ओर और किस तरह से पूछा जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। अब आगे जो टाइप में होता क्या है कि ये सब आपको नॉर्मल इस टाइप के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना, इसलिए मैं आगे छोड़ रहा हूँ। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जो 3 स्टूडेंट आया है ये न्यू नहीं है, न्यू है लेकिन पहले 3 को हटा देंगे और उसके जगह पर 3 स्टूडेंट को लाएंगे। पहले एक टीचर आता था, एक नाविक आता था तो संख्या बढ़ जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि उस एक नाविक को हटा देगा, उसके जगह पर दूसरे नाविक को लाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, संख्या सेम रहेगा, औसत में कमी या वृद्धि हो सकती है। तो इस टाइप को हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप ट्राई कीजिए, अगर बने तो बने। अब बिल्कुल आसान सब जो है आप सभी के सामने प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है रिवीजन जरूर कीजिएगा। 23 आप सभी रिवीजन इसको कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए इसको। मान लीजिए कि पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, तीसरी संख्या C है। कहा जा रहा है कि तीनों का जो औसत है ना, तो जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए। ये औसत जो है चौथी संख्या का क्या है, 2 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप A + B + C निकाल लीजिए, तो 3 दूनी 6D हो जाएगा। ये समीकरण आपको मिल चुका है। अब कहा जा रहा है कि चारों संख्याओं का औसत जो है वो 12 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A + B + C + D। इसका 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इस 4 को दूसरे साइड भेजिएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A + B + C + D = 48 है। A + B + C का वैल्यू 6D है, तो यहाँ से इसका वैल्यू 6D रख दीजिए। 1D पहले से है, बढ़ चुके 48। अब बताइए 7D = कितना हो जाएगा, तो 7D = आप कहेंगे 48 हो गया है। तो D का वैल्यू आप निकाल लीजिए, कट रहा है तो काटिए, नहीं तो फ्रैक्शन में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। 7 × 6 = 42, 6 48/7 इसका आंसर हो जाएगा। कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो भी ठीक है। आगे है आपका 24वां नंबर। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है ये सब। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। आप सभी थोड़ा फास्ट नोट भी करते चलिए। तो 5 संख्या है, इसका औसत कितना है, 27 है। कहता है कि इसमें से एक संख्या को निकाल दी जाती है तो अब 4 संख्या बच जाएगा, तो औसत कहता है कि 25 रह जाता है। तो निकाली गई संख्या का मान कितना होगा, तो 27 पंचे आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 135। यहाँ पर हो जाएगा 100। इसका मतलब एक्स्ट्रा जो था 100 अब बचा है, पहले था 135, तो 35 की कमी आई है। क्यों, क्योंकि एक संख्या में भी कमी आया है। या आप चाहे तो जो हम शॉर्ट फॉर्म बताए हैं आप वैसे भी बना सकते हैं। आगे है आपका 25वां नंबर का। पिछले टाइप से ही पूछा जा रहा है आपसे, एक नाव पर सवार 10 नाविकों का औसत भार में 800 ग्राम की कमी आ जाती है, वृद्धि आ जाती है। जब 44 केजी के स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है तो कहता है कि नाविक का भार क्या होगा, जो नया नाविक आया है। समझिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला है, इसको समझिए। कहा जा रहा है कि एक नया व्यक्ति आता है जिसके कारण से 10 नाविकों के औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। 10 नाविकों के औसत भार में क्या होता है, 800 ग्राम की वृद्धि होती है। क्यों होती है वृद्धि,
जब इसमें से एक को रिप्लेस कर देते हैं, उसके स्थान पर दूसरे को ले आते हैं, एक को रिप्लेस कर देते हैं, इसके स्थान पर दूसरे को ले आते हैं, तो संख्या तो 10 ही रहेगा। तो कहता है कि जो जाने वाले व्यक्ति था उसका एज 44 या उसका वेट 44 kg था। ठीक, तो कहता है जो नया व्यक्ति आया है उसके स्थान पर उसका वेट कितना होगा। तो आप कहेंगे कि 10 नाविक का औसत भार में 800 ग्राम का वृद्धि हुआ है, इसका मतलब टोटल में 10 गुने 800 कितना हो जाएगा, 8000 ग्राम, यानी कि 8 kg का वृद्धि हुआ है। भाई जब 8 kg का वृद्धि हुआ है, जाने वाला व्यक्ति 44 kg का ही था, तो बताइए नया व्यक्ति इसका मतलब 8 kg ज़्यादा का होगा। तो नया व्यक्ति का जो भार होगा वो 52 kg हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक ना। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 26वां नंबर के क्वेश्चन, ठीक ना। आप सभी नोट जरूर करते चलिएगा। आगे है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के औसत रन 32 था। मतलब कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो 10 पारी तक खेला है, तो कहा जा रहा है कि उसका औसत रन कितना है, 32 है। तो अगली पारी में वो कितना रन बनाए जिससे कि औसत क्या हो जाए, 4 से अधिक हो जाए। तो ये सब बिल्कुल सिंपल है, आप इसे बना सकते हैं। इस एवरेज में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहा जा रहा है कि 10 पारियों का कितना, 10 पारी का औसत रन कितना है, 32 है। कहता है 11वीं पारी में वो कितना बनाए, 11वीं पारी में वो कितना बनाए जिससे कि औसत क्या हो जाए, उसका 4 से बढ़ जाए। औसत क्या हो जाए, 4 से बढ़ जाए। इसका मतलब औसत बढ़ करके कितना हो जाएगा, उसका 36 हो जाएगा। तो बताइए 10 पारी का औसत रन कितना था, 320 था। अगर मान लीजिए कि एक और पारी जुड़ जाएगा तो 11वीं पारी जुड़ेगा तो 11 पारी हो जाएगा। 11 पारी का अब 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 36 6 9 396 हो जाएगा। इसका मतलब 11वीं पारी में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा। तो 11वीं पारी की अगर बात करें तो इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 76 रन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 76 रन आपको बनाना पड़ेगा। आगे है आपका, आप इसे और भी कई तरीके से बना सकते हैं। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, जो हम फर्स्ट क्लास में ही पढ़ चुके, फर्स्ट नहीं सेकेंड क्लास में हम पढ़े हैं इस क्वेश्चन को। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। तो मान लीजिए कि 4 क्रमिक सम संख्या ये है। अगर ये सम संख्या है तो ये बीच वाला क्या होगा, औसत होगा, जो कि विषम संख्या होगा। कितना है वो, 9 है। कहता है उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो भाई जब ये 9 है तो अगली सम संख्या यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 12 होगा, क्योंकि लगातार तो है लेकिन सम है। तो 9 तो ये औसत हो गया है, तो अगला जो आएगा वो सम संख्या लेना है, तो ये 10 हो जाएगा, उसके अगला 12 हो जाएगा। तो तदनुसार आपका 12 सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, बड़ी संख्या हम आपको बताए थे। अगर यहाँ पर 4 संख्या नहीं दे करके 100 संख्या होता, उसको भी हम अभी आपको बता देते हैं। बड़ी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम आपको बताए थे औसत। औसत से अगर आपको बड़ी संख्या की ओर जाना है तो प्लस करना है। प्लस कितना कीजिएगा, तो n-1 कीजिएगा प्लस। तो औसत है आपका 9, n का मान क्या होगा, तो 4 संख्या है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, 4-1 कीजिए, तो 3 बचेगा, 9 3 12 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ पर आपको लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है। लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पर तो 4 था तो आप इस तरह से बना लिए, लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि 26 संख्याओं लगातार, उसमें भी क्या, विषम संख्या का औसत कितना है, 100 है। अब आपको बताना है कि छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, या दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो आप 26 बार ये स्टार नहीं लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या आपको निकालना हो तो हम आपको बताए कि एवरेज प्लस, क्योंकि एवरेज बीच में होता है, उसके बाद बड़ी संख्या होता है, उससे पहले छोटी संख्या होता है। एवरेज से अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो आगे बढ़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए यहाँ पर कितना n-1, तो n का मान 26, एक घटा दीजिए तो 25, तो n-1 कितना हो जाएगा 25। तो बताइए 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी हो तब क्या कीजिएगा, एवरेज माइनस कर देना है, क्योंकि एवरेज से पीछे है छोटी संख्या इसलिए माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, n-1, n है 26, अब -1 करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75। अब बताइए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से 100 चलिएगा, 100 से 25 चलिएगा, तो टोटल का डिफरेंस कितना हो जाएगा। कहने का मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर मांग दे तो यहाँ पर आपको 50 ले लेना है। तो इस टाइप से पूछा जाता है। अगर आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या मिल गया है तब तो आप अंतर निकाल लिए ना, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तब कैसे निकालेंगे। तब यहाँ पर समझ लीजिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कीजिएगा तो आपको ध्यान में रखना है जब भी सम विषम रहेगा इस कंडीशन में 2n-2 कर दीजिएगा। 2n क्या हो जाएगा, 26 संख्या है, टोटल 26 संख्या है तो 26 दूना 52, इसमें से 2 घटा लीजिए, क्या आ जाएगा आपको 50 आ जाएगा, जो आपको वहाँ पर रिजल्ट आया था। तो इतना लंबा चौड़ा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 27वां नंबर था और ये आपका 28वां नंबर था। अब हम बढ़ते हैं 29वां नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो कि बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन है और आपको अपना लेवल ज़रूर ध्यान में रखना है। सेल्फ स्टडी कीजिए, सभी टॉपिक पर समान रूप से ध्यान दीजिए। हम आप सभी को अपना रूटीन भी बताए थे, आप सभी अपना रूटीन बना लीजिए। रूटीन बनाने से ये होगा कि आपका समय बिल्कुल बच जाएगा। आपको लगेगा कि जितना देर पढ़ रहे हैं, लेकिन अब बिना रूटीन का पढ़ेगा, दिन भर पढ़ेगा, टाइम पास हो जाएगा, लेकिन लगेगा नहीं कि आपकी आज पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व पति तथा पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। समझिएगा इसको, 5 वर्ष पूर्व को हम माइनस से डिनोट कर देते हैं इस तरह से। इसका मतलब समझिएगा 5 वर्ष पूर्व कहता है हस्बैंड और वाइफ का औसत एज कितना था, तो 23 इयर्स। ठीक, मान लीजिए कि 26 साल का होगा पति तो पत्नी 20 साल का, इस तरह से क्या हो गया 46, तो 23 दूना 46। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि आज जो है पति पत्नी और उनका एक बच्चा भी है, तो औसत एज जो है 20 वर्ष है आज, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कौन कौन है, हस्बैंड है, वाइफ है और उसका मान लीजिए कि एक बेटा है। तो औसत एज अभी कितना है, तो 20 इयर्स है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि उसके बच्चे का उम्र कितना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए एक बार, ये जो एज दिया हुआ है अगर आप यहाँ पर टोटल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आदमी है और 23 इसका औसत है, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा टोटल एज। लेकिन ये 46 वर्ष 5 वर्ष पहले का है, तो अभी क्या हो जाएगा 5 वर्ष से उसकी पत्नी भी और 5 वर्ष से उसका पति भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है प्रेजेंट में इसको ले आएंगे, यदि हम आगे हम लाएंगे प्रेजेंट में, अभी उसको रहने देते हैं। अभी यहाँ पर 3 संख्या है प्रेजेंट में और एज कितना है औसत में 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो गया। तो इस पास्ट को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में ले आएंगे या इस प्रेजेंट को इस पास्ट में लेकर के चले जाएंगे। तो अगर हम इसी को प्रेजेंट में लाएंगे तो 5 साल से हस्बैंड भी और 5 साल से वाइफ भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 साल ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 56 साल हो जाएगा। तो बताइए, और बच्चा के कारण कितना एज बढ़ रहा है, तो प्रेजेंट में तो 4 की वृद्धि हो रही है,
तो इसका मतलब है 4 वर्ष उसके बच्चे की आयु है। बच्चे नहीं, बच्चा ही बोलेंगे। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। अब इसमें कोई भी हार्ड क्वेश्चन अब नहीं बचा है। एक और क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो बोर्ड को पूरा साफ कर लिए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि तेंदुलकर की 11 पारियों का औसत रन जो है निश्चित है। उसने अपनी 12वें पारी में 120 रन बनाया, जिसके कारण उसके औसत रन में 5 की वृद्धि हो गई। तो नया औसत क्या होगा, समझिए इसको। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, कहा गया है कि 11 पारी तक जो है उसका औसत रन जो है तेंदुलकर का निश्चित है। तो मान लीजिए कि वो x है औसत रन। 12वीं पारी में क्या करता है, वो 120 रन बनाता है, जिसके कारण औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले था x, अब कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ पर पहले था टोटल कितना रन, 11x था, क्योंकि 11 पारी में x रन बनाया तो 11x। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, इसको मिला करके 12 पारी हो जाएगा। तो 12 × x + 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12x + 60, इतना हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पर बताइए, अगर हम 12वीं पारी का अगर हम मान निकालेंगे या रन निकालेंगे, तो 12वीं पारी में कितना रन बनाया होगा। तो बनाया तो है 120, लेकिन यहाँ पर निकालेंगे तो इसमें क्या हुआ है, एक x बढ़ा है और 60 बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि 12वीं पारी का औसत रन रन जो है जुड़ा है। तो इसलिए 11 था तो 12x हो गया। इसका मतलब 1x की वृद्धि हुई है और 60 की वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि इतना रन 12वीं पारी में बनाया, लेकिन बनाया कितना, तो बनाया 120। 60 को दूसरे साइड लेकर के जाइएगा तो x का वैल्यू 60 हो जाएगा। अब बताइए, इसका मतलब है पहले औसत रन कितना था, पहले था औसत रन 60, ठीक है, लेकिन अब 5 की वृद्धि हो चुकी है। तो अभी का औसत रन कितना है, x + 5। तो आपसे मांगा गया है नया औसत क्या होगा। तो नया औसत आपको पता है x + 5, यानी कि 60, 5, 65। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इतना तक समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। एक दो क्वेश्चन को और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना, लास्ट है, तो एक दो क्वेश्चन को और रिवाइज कर लेते हैं। और आप सभी का टेस्ट होगा कल, नहीं तो परसों टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। तो आप सभी इसका जो है प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा 10 बार, जिससे कि आप सभी अच्छे स्कोर कर पाए। चलिए आगे लेते हैं हम 31वां नंबर का क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि m संख्याओं का औसत n² है। समझिए इसको, m संख्या है, इसका औसत कितना है, n² है, तथा n संख्याओं का औसत, n संख्या है, इसका औसत दिया हुआ है m² है। तो m + n का औसत कितना होगा। m संख्या है तो इसका औसत n², n संख्या है तो इसका औसत m²। आपसे पूछा गया है कि m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल योग आप यहाँ निकालेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, m × n², और यहाँ पर टोटल निकालिएगा तो n × m² हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका टोटल वैल्यू निकालिएगा तो mn² + n m² हो जाएगा। mn यहाँ भी कॉमन, mn यहाँ भी कॉमन ले लीजिए। तो औसत आपको निकालना है, तो औसत निकालने के लिए आप ऐसा करेंगे, योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो योगफल है आपका mn, कॉमन लेकर के एक ही बार में कर दीजिए। यहाँ पर n बचेगा और यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे तो एक ठो m बचेगा। अब बाय में क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। mn आपका औसत बन जाएगा किसका, m + n का।
तो ये था बिल्कुल सिंपल। लास्ट पर है तो एक दो क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे तो आखिर अच्छा ही हो जाएगा। आगे है आपका 32वां नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। 6 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। यहाँ पर समझिएगा इसको, 6 सदस्य है एक परिवार में और इसकी औसत आयु कितनी है, तो 22 वर्ष है। ठीक, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु जो बच्चा है उसका एज जो है 7 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य मान लेते हैं कि वो बच्चा है जिसका आयु कितना है, 7 वर्ष है। आपसे पूछा क्या गया है कि इस बच्चे के जन्म के समय इस परिवार की औसत आयु क्या होगी। जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बात ये है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जन्म के समय जब भी जाएंगे, इनके जन्म के समय, तो 7 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व इस परिवार की औसत आयु। तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, जैसे ही 7 वर्ष हम पूर्व जाएंगे तो सभी जो 6 सदस्य हैं सभी का एज 7 वर्ष से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व जाएंगे तो केवल एक व्यक्ति का एज कम नहीं होगा, केवल बच्चा ही 7 वर्ष का 0 नहीं होगा, बल्कि जितने भी फैमिली मेंबर होंगे सभी 7 वर्ष से छोटा हो जाएगा। तो औसत में क्या हो जाएगा, 7 वर्ष का कमी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 22 में से 7 जाएगा 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 वर्ष। इसका मतलब है इस बच्चा के जन्म के समय, इस बच्चा के जन्म के समय क्या हो जाएगा, औसत आयु क्या हो जाएगा परिवार का 15 वर्ष हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, तो आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लास्ट क्वेश्चन है, बस आप इसे नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 33वां नंबर का। ABC 3 संख्याएं का अनुपात 1:2:3 में है। कहता है कि उनका औसत 600 है। यदि A में 10% की वृद्धि, B में 20% की कमी और कमी हो जाए तो औसत में 5% की कमी करने के लिए C में कितनी की वृद्धि करनी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा जो कह सकते हैं कि लेवल में आ जाता है, ये है कुछ भी नहीं इसमें। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, आपके एग्जाम में बहुत ही कम चांस है, लेकिन फिर भी इसको जान लेते हैं। ABC 3 संख्याएं हैं जिसका अनुपात 1:2:3 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ABC 1:2:3। कहता है कि इनका औसत कितना है, 600 है। अनुपात में अगर हम बात करें तो योगफल कितना है इसका, तो 2 1 3 3 6 है। अनुपात में योगफल 6 है, लेकिन औसत अगर 600 है 3 संख्या का, तो इसका मतलब योगफल कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो अनुपात में 6 है लेकिन ओरिजिनल में 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि A में 10% की वृद्धि, B में 20% की कमी करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसका वैल्यू 3 दूनी 600 हो जाएगा। इसका वैल्यू 3 तिया 900 हो जाएगा। अब कहता है A में 10% का, था 300 का 10% 30 हो जाएगा। तो इसमें 30 का वृद्धि कर देंगे, 330 हो जाएगा। इसमें कहता है कि 20% का कमी कर देंगे, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। कहने का मतलब 480 हो जाएगा। अब कहता है कि टोटल में हमको 5% की वृद्धि चाहिए। तो भाई टोटल जो योग है वो हमारा 1800 है, इसमें 5% का वृद्धि चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1800 का 5% निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 18 पंच 90 हो जाएगा। इसका मतलब 1890 चाहिए हमको। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारे पास आ कितना रहा है। तो आया 330, आया 480, इसके बाद 900 ऑलरेडी है, तो 0 हो जाएगा। 8 3 11 हो जाएगा। 4 3 7 9 16 1 17 हो जाएगा।
तो इसका मतलब 1710 हमको प्राप्त हो चुका है। 1710 प्राप्त हो चुका है। अगर 1890 हमको प्राप्त करना है तो 1890 में से 1710 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको आ जाएगा 180। इसका मतलब 900 में हमको 180 चाहिए वृद्धि। कितना चाहिए, 180 चाहिए वृद्धि, तभी जो है टोटल में हमारा 5% का वृद्धि होगा। तो बताइए कितना प्रतिशत का यहाँ पर वृद्धि हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया कितना वृद्धि करना होगा, तो ऑप्शन में 180 ही है, तो 180 लगाएंगे। अगर आपको परसेंटेज में पूछ दे तो 900 का x% बराबर 180, ऐसे करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से काटिए, 9 दूनी 18। इसका मतलब है सी में जो है 20% की वृद्धि करेंगे, तभी जो है जाकर के टोटल में 5% की वृद्धि होगी। तो ये था आपका पूरा एवरेज जो अभी कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट डे आप सभी का टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, तो टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन जब भी टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग में जाइए। जितना भी आपका सिक्योरिटी से संबंधित ऑप्शन है सभी को माय कॉन्टैक्ट कर दीजिए। आपके कॉन्टैक्ट के जो होंगे वही जो है आपको किसी ग्रुप में जोड़ सकता है, वही जो है आपको कॉल कर सकता है, वही जो है आपको कह सकते हैं आपका मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह से ऑप्शन है। तो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद ही आप टेलीग्राम में ज्वाइन होइए। तो वहाँ पर आप सभी का टेस्ट होगा और उसके नेक्स्ट डे परसों आपका एक डॉट सेशन रखेंगे। जो भी डॉट होगा आपका उस टेस्ट में उसका एक वीडियो दे देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दिया कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। आगे की जो भी अपडेट आती है वो भी हम आप सभी को देते रहते हैं। साथ ही साथ जो भी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनका भी एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया गया है। आप सभी का एग्ज़ाम दिसंबर में होने जा रही है। तो 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो 19 से 21 में एडमिशन लिए हैं, और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो 18 से 20 वाले सेशन के हैं, तो इनका एग्ज़ाम जो है 10 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक है। तो दिसंबर में फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो रही है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।